वेलकम टू उज्ज्वल क्लासेस। आज हम प्रपोजल के बारे में बताएंगे। प्रस्तावना यानी कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा करार उत्पन्न होता है। और प्रस्तावना से यानी कि प्रपोजल से इसकी आरंभता यानी कि आरंभ होता है। प्रस्तावना को धारा 2A में डिफाइन किया गया है। प्रस्तावना द्वारा एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या उसे प्रवृत्त रहने की रजामंदी दूसरों को स्पष्ट करता है तो इसको प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करने के लिए की जानी चाहिए, ये आवश्यक है। और धारा 3 कहती है कि जब प्रस्तावना किसी अन्य व्यक्ति को भेजी जाएगी तो उसकी संसूचना भी आवश्यक है। संसूचना के बारे में जो बताया गया है, धारा 3 बताया गया है, प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना और प्रतिश्रहण यानी कि रिवोकेशन की कम्युनिकेशन किस प्रकार से होनी चाहिए। वहां पर इनको करने वाले पक्षकार किसी कार्य या लोक से वह समझा जाता है संसूचित करने का उस व्यक्ति का, यानी कि चाहे वो प्रस्तावना कर रहा हो या उसका प्रतिग्रहण कर रहा हो, प्रतिश्रहण कर रहा हो, उसके जो आशय और प्रयास रखता हो उस कार्य करने का। धारा 3 इस बात को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना किसी ऐसे ढंग से की जा सकती है जिससे दूसरा व्यक्ति के सम्मुख एक व्यक्ति रजामंदी स्पष्ट करते हैं। यानी कि प्रस्तावना हम जो है दूसरे व्यक्ति को इस आशय से कि कोई कार्य या लोक कराया जाए या उस कार्य के बारे में रजामंदी दे या उससे परवर्त रहे, तो दूसरे व्यक्ति को इस बात की रजामंदी लेने की संसूचना दी जानी आवश्यक है। अब संसूचना जो कम्युनिकेशन होती है वो किसी प्रकार की हो सकती है। धारा 9 इस बात कहती है कि जब हम प्रस्तावना करते हैं या कोई एग्रीमेंट करते हैं या कोई संविदा कर सकते हैं, वो अभिव्यक्ति भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। यानी कि प्रस्तावना सेक्शन 9 के अंदर जो है अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, इम्प्लाइड यानी कि विवक्षित अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइड दोनों हो सकती है। एक्सप्रेसली हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमने जो है आमने सामने मौखिक रूप से कोई संपत्ति बेचने की या संपत्ति खरीदने की इस प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मौखिक कह सकते हैं, या वह लिखित भी हो सकती है, दोनों प्रकार की किसी भी हो सकती है। विवक्षित कैसे होती है, विवक्षित आचरण द्वारा, बाय कंडक्ट, आचरण द्वारा होती है। तो इन दोनों मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है और बाय कंडक्ट भी हो सकती है। जैसे कि नीलामी में कोई संपत्ति बिक रही है तो वहां पर हम उसकी रजामंदी संज्ञापित करते हैं तो बाय कंडक्ट कर सकते हैं, आचरण द्वारा कर सकें। आप जो है एक नगर बस में या किसी भी बस में आप जो है चढ़ते हैं और वहां पर पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ही करते इस बात का कि कितना पैसा, कितना किराया होगा, कितना नहीं। जब हम बैठते हैं तो हमें विवक्षित सहमति है कि हमने जानबूझकर इसमें इसलिए कि किराया इतना होगा, जितना भी होगा वो देना है, तो वो बाय कंडक्ट हो सकती है। तो मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, आचरण द्वारा हो सकती है। मौखिक लिखित में यहाँ डाक द्वारा भी हो सकती है, तार द्वारा भी हो सकती है, कोई अन्य पत्र प्रेषित इस प्रकार से किया जाए उसको हो सकती है। मौखिक रूप से आमने सामने भी हो सकती है, ये जो है बी से कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो है टेलीफोन या मोबाइल फोन के माध्यम से भी हो सकती है। और आज तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है बहुत से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीजें हैं, उनके माध्यम से इस प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले टेलीफोन द्वारा जो अब प्रस्तावना की जाती थी, उसका एक्सेप्टेंस किया जाता तो भगवान दास वर्षी गिरधारी लाल के मामले में जो है इसमें कहा गया था कि टेलीफोन द्वारा भी स्वीकृति हो सकती है, प्रस्तावना हो सकती है, प्रस्तावना और उसकी स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। भगवान दास, गोवर्धन दास वर्षी गिरधारी लाल एंड कंपनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको
जो है लीगल डिक्लेयर किया था। अब एक केस है विवक्षित प्रस्तावना पर अपटोन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावियल, 1942 का केस है। इसमें जो है प्रतिवादी की का खेत जो है में आग लग गई और अपटोन रूरल ये एक फायर ब्रिगेड कंपनी थी जो कि फसलों को जलने से रोकती थी, उनको आग बुझाती थी। अब प्रतिवादी ने वादी कंपनी को फोन किया और उसकी फायर ब्रिगेड बुला ली और अपनी जो है फसल इस प्रकार से बचा ली। लेकिन प्रतिवादी का खेत जो है निःशुल्क सेवा के अंतर्गत नहीं आता था, तो वहां वादी कंपनी ने प्रतिवादी पर जो खेत की आग बुझाई थी उसके लिए प्रतिकर की मांग की। उसने कहा कि मेरा तो क्या नाम जो है उसमें निःशुल्क मांगता है, तो वहां पर उसने कहा कि आपका जो है निःशुल्क आग बुझाने ये खेती है आपकी निःशुल्क में नहीं आती, इसीलिए आपने जो है यहाँ पर प्रतिकर देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि ये विवक्षित प्रस्तावना थी और इसके अंतर्गत जो आपने प्रतिकर देना पड़ेगा। धारा 4 कहती है कि प्रस्तावना कैसे पूर्ण होती है। सेक्शन 4 कहता है जब प्रस्तावना दूसरे पक्षकार के ज्ञान में आ जाती है तब वह प्रस्तावना कंप्लीट हो जाती है। प्रस्तावना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में जाती है जिससे वह की गई है। अगर ए बी का जो हाउस है उसको क्रय करने की बात करता है एक निश्चित धनराशि के लिए, तो यहां जैसे ही वह ए बी को संसूचित करता है और वह प्रस्तावना बी के ज्ञान में जाती है तो प्रस्तावना कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसमें एक केस है लालबन शुक्ल वर्सेस गोरीदत्त का, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का डिसाइडेड केस है। लालबन शुक्ल वर्सेस गोरीदत्त 1913 इलाहाबाद का केस है। इसमें एक सेठ जी का लड़का जो है भतीजा खोया गया और वहां मुनीम ने सेठ जी ने मुनीम से कहा कि आप मेरे भतीजे को खोज कर लाओ, और वो जो है खोजने के लिए चल दिया। खोजने के चलने के पश्चात जो है सेठ जी ने शहर में पर्चे बंटवाए कि जो भी मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा उसको मैं 501 रुपये इनाम दूंगा। मुनीम जी ने उसको भतीजे को खोज लिया, लेकिन उसको इस ऑफर का ज्ञान तब हुआ जबकि वह बच्चा खोज कर लिया और जो है सेठ जी को सौंप दिया। उसने 501 रुपये इनाम प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद किया। जब सेठ जी ने नहीं दिए तो यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि आपको प्रस्तावना की संसूचना बच्चा खोज के लाने के बाद या ढूंढ कर लाने के बाद प्राप्त हुई थी, इसीलिए आप प्रतिकर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि प्रस्तावना की संसूचना आपने हुई थी। अगर संसूचना होने के पश्चात आपको अगर सेठ जी अगर पर्चे बंटवाते 501 रुपये का इनाम दूंगा जो मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा, और आप तब उस बच्चे को खोज कर लाते तब आप इनाम प्राप्त करने के अधिकारी थे, क्योंकि प्रस्तावना की संसूचना तो आपको हुई नहीं, वो तो बच्चा खोज कर लाने के पश्चात हुई थी, ढूंढ कर लाने के पश्चात हुई थी, तो आप यहाँ पर कोई पैसा नहीं प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। देखो भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि संविदा जो सर्जित करनी प्रस्तावना है प्रतिग्रहण करना है उसके लिए उनका विधिक संबंध स्थापित करने के लिए होनी चाहिए। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ में ये प्रावधान है कि जो संविदा या प्रस्तावना और उसकी स्वीकृति है वो संविदा का आशय उसमें होना आवश्यक है। अगर संविदा का आशय ऐसा है जो विधिक संबंध सर्जित ही नहीं करता तो वो संविदा का रूप कभी ले ही नहीं सकती ऐसी प्रस्तावना। तो यहाँ पर निर्णित वाद है डार्लिंपल वर्सेस डार्लिंपल का केस। उसने इसमें कहा गया है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है जिससे पक्षकारों का विधिक प्रभाव
का विचार नहीं रखते, यानी कि पक्षकार विधिक प्रभाव का विचार नहीं रखते हैं, वहां जो है विधिक संबंध सर्जित ही नहीं है। जब विधिक संबंध सर्जित नहीं है तो संविदा का निर्माण नहीं होगा। बेलफर के मामले में यह प्रसिद्ध वाद है, जिसमें कि इंग्लिश न्यायालय ने कहा कि पक्षकारों, पति पत्नी के मध्य, माता पिता के मध्य या माता पुत्र के मध्य ऐसे संबंध होते हैं जो विधिक प्रभाव नहीं छोड़ते, या उनके इस प्रकार आपसी संबंधों के कारण जो है विधिक संबंध स्थापित नहीं होते। यहाँ पर जो प्रतिवादी था वो सिलोन, जो जिसको अब श्रीलंका कहा जाता है, उसमें जो है नौकरी करता था। दोनों पति पत्नी इंग्लैंड में अपने घर पर छुट्टी बिताने के लिए गए। जब छुट्टी समाप्त होने वाली थी तो पत्नी बीमार होगी, और पत्नी बीमार होने पर जो है पति के साथ नहीं आई। पति ने उससे वादा किया कि मैं तुमको प्रत्येक माह 30 पाउंड रुपये भेजूंगा। कुछ समय तक भेजे, लेकिन बाद में नहीं भेजे और उनमें आपस में अनबन हो गई। पत्नी ने अपने पति से तलाक भी ले लिया, और तलाक की तिथि तक जो 30 पाउंड प्रति माह देने का वचन दिया था उसके लिए मुकदमा न्यायालय में लाई। तो यहाँ न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर जो है पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध सर्जित करने का कोई आशय नहीं था, इसीलिए पत्नी जो है 30 पाउंड प्रति माह वसूल नहीं कर सकती। तो प्रसिद्ध वाद है। इंडियन लॉ में बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल के मामले में विधिक संबंध के सिद्धांत को थोड़ी सी मान्यता प्रदान की गई थी। इससे पहले ना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है, ना ही अन्य किसी मामले में। केवल इस मामले में बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल में 1973 सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रभाव देने की, यानी कुछ मान्यता देने की बात की गई है। अब हम देखते हैं प्रस्तावना कितने प्रकार की होती है। प्रस्तावना 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य प्रस्तावना होती है और एक होती है विशिष्ट प्रस्तावना। प्रस्तावना 2 प्रकार की होगी, एक सामान्य प्रस्तावना जनरल प्रपोजल और विशिष्ट। हम प्रस्तावना जो है जनता के प्रति की जा सकती है, लेकिन संविदा जनता के प्रति नहीं की जा सकती। केवल प्रस्तावना जो है जनता के समक्ष की जा सकती है, और संविदा केवल ऐसे व्यक्ति से होती है जो प्रस्तावना की शर्तों को स्वीकार करता है। अगर वह प्रस्तावना की शर्तों को स्वीकार ही नहीं करता तो उसके साथ तो कोई किसी प्रकार का एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो यानी कि जो प्रस्तावना होती है वो जनता जनार्दन से हो सकती है, लेकिन संविदा जनता जनार्दन से नहीं हो सकती। प्रस्तावना एक सामान्य प्रस्तावना जारी कर दी और उसमें जो किसी व्यक्ति विशेष ने या पूरी जनता ने उसमें से उन शर्तों को स्वीकार कर लिया तो प्रस्तावना हो जाती है। यहाँ पर जो है धारा 8 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की धारा 8 में भी इस बारे में बताया है। उससे पहले मैं आपसे केस ला बताता हूँ। जो प्रसिद्ध केस ला है कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। इस मामले में कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी ने एक विज्ञापन जारी किया कि जो भी हमारी दवाओं को इसमें निर्देशित शर्तों के अनुसार प्रयोग करेगा उसको इन्फ्लुएंजा यानी कि जुखाम की बीमारी नहीं होगी। अगर शर्तों के अनुसार प्रयोग करने के पश्चात भी किसी व्यक्ति को ये जुखाम की बीमारी इन्फ्लुएंजा होगा तो हम उसको 100 पाउंड रुपये इनाम में देंगे। और इस आशय से उसने 1000 पाउंड यानी कंपनी ने 1000 पाउंड जो है रिलायंस बैंक में जमा भी कर दिए। एक महिला थी जो वादी थी कार्लिन, उसने जो है जुखाम की दवाई इनसे ली और कंपनी की शर्तों के अनुसार उसका प्रयोग किया, लेकिन फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा यानी कि जुखाम की बीमारी हो गई। उसने जो प्रतिकर प्राप्त करने के लिए कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी के समक्ष जो है के विरुद्ध जो है मुकदमा दायर किया और उसमें जो है अपना डिफेंस लिया कि
हम जो है प्रतिकर देने के दायी नहीं है। लेकिन न्यायालय ने कहा कि आपने जनता जनार्दन यानी कि सामान्य प्रस्तावना की थी और सामान्य प्रस्तावना की शर्तों को वादिनी ने कंप्लीट किया, और जब वादिनी ने कंप्लीट किया और आपका आज से प्रतिकर देने का था, इसीलिए आपने 1000 पाउंड जो है रिलायंस बैंक में जमा किए थे। तो आप जो है 100 पाउंड जो है वादिनी को देने के दायी हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 8 इस सामान्य प्रस्तावना के सिद्धांत को बताती है, स्वीकार करती है कि किसी प्रस्तावना की शर्तों का पालन या व्यतिकारी वचन यानी कि आपसी प्रॉमिस, आपसी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्तावना के साथ पेश किया गया हो, उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्तावना का प्रतिग्रहण होता है। इस पर भारतीय केस है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा डिसाइडेड है, हर भजन लाल वर्सी हर चरण लाल का केस है। यह प्रसिद्ध वाद है अपने आप में। इसमें जो है यहां सेठ जी का बच्चा खोया गया और उसने जो है इश्तिहार जारी किए न्यूज़पेपर में भी, वैसे भी, कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढकर मेरे घर पर लाएगा मैं उसको जो है इनाम दूंगा। वादी एक धर्मशाला में, रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला थी, उसमें ठहरा हुआ था। उसने एक बालक को देखा, बालक से बातचीत की और ये पता लग गया कि ये जो है वही बालक है जिसके बारे में इश्तिहार न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। उसने उस बालक को पकड़ा और बालक को जो समीप पुलिस थाना था उसको सौंप दिया और इनाम प्राप्त करने के लिए सेठ जी से कहा। सेठ जी ने इनाम देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो मैंने शर्त रखी थी उसमें कि जो बच्चे को मेरे पास लाएगा, मेरे घर पर लाएगा, उसी को इनाम प्राप्त होगा। तो यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि शर्तों का सार्थ अनुपालन करना आवश्यक नहीं है, यानी कि बच्चे को खोज कर उसको किसी भी सुरक्षित, क्योंकि पुलिस स्टेशन जो सुरक्षित स्थान है वहां सौंपना ही शर्तों का पालन है। ये जरूरी नहीं कि एज इट इज सार्थ है उसका अनुपालन उसके घर पर ही उस बच्चे को छोड़गा तभी इनाम प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर वादी जो प्रतिवादी से इनाम प्राप्त करने का अधिकारी है, ये बात जो है इसमें कही गई थी। विशिष्ट प्रस्तावना होती है, स्पेसिफिक प्रपोजल होता है, वो व्यक्ति विशेष से क्या जाता है, आमने सामने में जमीन खरीद रहा, में जमीन बेच रहा, इस प्रकार से क्या जाता है और वह जो है प्रस्तावना की शर्तों को प्रतिगृहित कर देता है, तो वह वचन बन जाता है। दूसरा है इनविटेशन ऑफ ऑफर, यानी कि प्रस्तावना का आमंत्रण। प्रस्तावना के आमंत्रण के अंतर्गत ये संपत्ति जिसकी है वो कभी भी प्रस्तावना नहीं करता। यहाँ पर प्रस्तावना हमेशा खरीदार व्यक्ति करता है कि दूसरा व्यक्ति यानी कि जिसकी संपत्ति है वह केवल जो है उसको स्वीकृति दे सकता है, प्रतिग्रहण कर सकता है, प्रस्तावना नहीं कर सकता भी। तो इनविटेशन ऑफर के अंतर्गत ये प्रस्तावना हमेशा खरीदार द्वारा की जाती है। इस पर एक केस है हार्वे वर्सी फैसी का केस है, जो प्रिवी काउंसिल द्वारा डिसाइडेड केस है। इसमें वादी ने प्रतिवादी को एक लेटर भेजा और उसमें कहा क्या आप अपनी संपत्ति जिसका नाम बम्पर हॉल पेन है उसको बेचना चाहते हो, दूसरा और उसकी न्यूनतम कीमत कितनी होगी। यहां पर जो है प्रतिवादी ने कहा कि इसकी कीमत जो है 900 पाउंड से कम नहीं होगी, ये उत्तर दिया। अब इसके उसमें कि उसने कहा वादी ने कि मैं 900 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार हूं और प्रतिवादी ने डिनाई कर दिया। तो वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध जो यहां दावा किया, सूट फाइल किया कि यहां पर संविधा के पालन के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो आपने भेजा था ये प्रस्तावना था, ठीक है जी, लेकिन प्रतिवादी ने इसका केवल एक ही उत्तर दिया कि मैं संपत्ति को 900 पाउंड, संपत्ति की कीमत 900 पाउंड है, बेचने का जो आपने प्रश्न किया था उसका तो उत्तर दिया ही नहीं, इसीलिए उसकी ओर से केवल इनविटेशन ऑफ ऑफर था और आपने जो प्रस्ताव किया और प्रस्ताव को जो उसने खारिज कर दिया कि मैं नहीं बेचूंगा।
तो यहाँ केवल इनविटेशन ऑफ ऑफर है, ना कि आपने प्रस्तावना की थी उसने स्वीकृत करे ना करे, तो ये तो केवल इनविटेशन ऑफर थी और उसने उसको डिनाई कर दिया, इसीलिए किसी संविदा का निर्माण नहीं हुआ। दूसरा केस है मैकफरसन वर्सेस अप्पन्ना। ये भारतीयवाद है जो सुप्रीम कोर्ट ने AIR 1951 में डिसाइड किया था। इसमें वादी ने प्रतिवादी का बंगला 6,000 रुपये में खरीदने के लिए एक प्रस्ताव जो है भेजा। प्रतिवादी ने कहा कि मैं 10,000 से कम का इसको नहीं बेचूंगा। उसने जो है 10,000 में कहा कि मैं 10,000 में खरीदने के लिए तैयार हूं, लेटर भेजा, लेकिन प्रतिवादी ने जो है बेचने से इनकार कर दिया। तो इस मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है केवल प्रस्थापना के लिए आमंत्रण था उसने, और जब आपने प्रस्थापना की उसने जो है इसको प्रतिगृहित नहीं किया, इसीलिए किसी वचन का या किसी संविदा एग्रीमेंट का कोई जो है निर्मित नहीं हुआ, और इसीलिए जो आप उनके विरुद्ध किसी प्रस्तावना संविदा को प्रवर्तित नहीं करा सकते। जब हम किसी दुकान पर जो लो बुक्स खरीदते हैं या अन्य बुक खरीदते हैं या अन्य कपड़ा वगैरह वगैरह शर्ट वगैरह खरीदते हैं, तो वहाँ कैटलॉग में जो है उनकी चिट लगी रहती है, 900 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, इस प्रकार की लिस्ट लगी रहती है। तो यहाँ इन्विटेशन हम करते हैं, यानी कि इन्विटेशन ऑफ ऑफर है वो दुकानदार की ओर से, हम तो वहाँ उस पर प्रपोजल करेंगे, उसको प्रतिगृहित करें, एक्सेप्ट करें ना करें वो दुकानदार की, तो ये इन्विटेशन ऑफ ऑफर होता है। अगर चिट लगी हुई है सामान पे तो हम जो है उसमें से निकालते हैं, बुक्स निकाल ली और हम उसके दुकानदार के पास गए कि भाई इस दुकान सामान को बुक्स को हमसे दो, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं चाहे तो डिनाई कर सकता है। तो ये केवल इन्विटेशन ऑफ ऑफर होता है। नीलामी की सूचना, जब नीलामी के अंतर्गत जो है बड़ी से बड़ी बोली लगाई जाती है, लगा दिया आपने, और वहाँ पर जो है केवल वह जो है नीलामी कर्ता द्वारा इन्विटेशन ऑफ ऑफर होता है। वह जो है नीलामी करता अगर आपकी बोली को स्वीकार करता है तभी यहाँ पर जो है संविदा का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं होता। तो वो नीलामी जो है ना, नीलामी कर्ता द्वारा अपने सामान को बेचने के लिए इन्विटेशन ऑफ ऑफर होता है, ठीक है जी। और आप जो है उस प्रस्ताव करते हो कि मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूं, अब वो प्रतिग्रहण किसने करना, नीलामी कर्ता ने करना, तो ये भी आपकी जो है इन्विटेशन ऑफ ऑफर होती है। एक और है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, VRS होती हैं। VRS में कोई बैंक है या सरकार है, वह जो है अपने कर्मचारियों को VRS लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, विज्ञापन निकाला, प्रोत्साहित करा कि जो भी व्यक्ति जो है VRS लेना चाहिए वो ले सकता है। तो यहाँ पर ये जो है इन्विटेशन ऑफ ऑफर होता है। जो कर्मचारी है सरकार का वह जो है प्रपोजल करता है, उसको बैंक या सरकार मानने या ना मानने वो उसकी वो है, क्योंकि आपने प्रस्तावना की, वो स्वीकृत करने का कार्य सरकार का या किसी बैंक वगैरह वगैरह का उसका है। इस पर महत्वपूर्ण केस है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस OP स्वर्णकार AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो आज मैंने जो प्रपोजल के बारे में या ऑफर के बारे में आपसे बताया कि किस प्रकार से हो सकती है, उसके विधिक प्रावधानों के बारे में और सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल द्वारा डिसाइड केस के बारे में आपसे बताया। अगली वीडियो में इससे आगे। धन्यवाद।